Jai Hind and a very good morning to everyone. Welcome back again in the class of Social Science. I welcome every student of Standard 10th in this class. Students, this video is a kind of a revision video for you all students, those who are appearing for the अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स. ठीक है, शायद आप सभी लोगों को ये जानकारी मिल गई होगी कि आने वाले कुछ समय में आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होना होगा, आपके टर्म्स एग्ज़ाम के लिए. जनरली दिस इज़ योर इंडेक्स फ्रॉम विच द कोर्स ऑफ योर गुजरात बोर्ड इज़ 1, 2 and 8 and 9. So these 4 chapter are going to be asked in exam. यानी पहले 2 चैप्टर और फिर ये 8 और 9 चैप्टर, ये टोटल 4 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे आपकी बोर्ड की टर्म एग्ज़ाम में. तो ये वीडियो आपके लिए किस लिए सहायक होगा, इस वीडियो में आपको हम चर्चा करने वाले हैं कि आप कैसे एग्ज़ाम में अपीयर होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नंबर 1 टेक्सचुअल एक्सरसाइज के साथ. और उन टेक्सचुअल एक्सरसाइज में हम ये देखते जाएंगे कि किन क्वेश्चंस के ऊपर आपको ध्यान देना है और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं. आंसरिंग फॉलोइंग इन डिटेल. बच्चों, यहाँ पर आपको द्रविडियन और आर्यंस के बारे में पूछा जाएगा. ठीक है, तो आप शुरुआत करेंगे सबसे पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि ये कैसे दिखते थे, इनकी हाइट, इनकी वेट, इनका शेप, साइज़, कलर, कहाँ से ये लोग अराइव हुए थे. ठीक है, फ्रॉम वेयर इट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से ये इंडिया में आए. इसके बाद इंडिया में रहकर इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें सीखी और लोगों को सिखाई. दैट व्हाट थिंग्स दे हैव अडेप्टेड इन इंडिया एंड व्हाट देयर achievements is done in India. That also you have to write. Especially this type of question can be asked in exam for 2 to 3 marks, so you have to prepare it accordingly. Secondly, meaning of culture and give its detail. सबसे पहले यहाँ पर आपको कल्चर की डेफिनेशन समझानी है. दैट कल्चर इज़ अ सम ऑफ हैबिट्स, रिचुअल, कल्चर, ट्रेडिशन, व्हाटएवर इट इज़. वो थोड़ा सा आपको उसको डिटेल्ड भी करना होगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स उस हिसाब से आप इसकी लेंथ बड़ी छोटी कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही लिखनी है. इसके अलावा कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, आप इसके बारे में सेम डेफिनेशन के साथ शुरू करें. और स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन है ये एक स्टेटमेंट है. ठीक है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात. अब इस स्टेटमेंट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है. आप इसमें किसी भी तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, चाहे आप गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में बताएं, टेम्पल्स के बारे में, डिवोशन प्लेसेस, पिलग्रिमेज, किसी चीज़ के बारे में. राइट, इन शॉर्ट आपको गुजरात के कल्चर के बारे में बताना होगा. फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ के बारे में भी देखा था. ठीक है, कि हमारे संविधान द्वारा कौन कौन सी ड्यूटीज़ हमें दी गई है, कि हमें हमारी जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं, स्पेशली जो हमारी हेरिटेज है, उसको कैसे प्रिजर्व करना है. ठीक है, तो ये आई थिंक आपकी शायद टेक्स्ट बुक में लास्ट में ही है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज. ठीक है, ये पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये पॉइंट्स आप थरो कर लेना. ठीक है, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेरिटेज प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन वाला एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है. ठीक है, सेकंड का फर्स्ट, तो अच्छे से प्रिपेयर करना बच्चों. नेचुरल हेरिटेज स्टेट, व्हाट डज़ इट कंप्राइज ऑफ. नेचुरल हेरिटेज क्या होती है और किन किन चीज़ों से वो मिलकर बनी होती है, ये भी आपको अच्छे से एक बार याद रख लेना है. ठीक है, इन द सेम वे इसके अलावा आप देख सकते हो द लास्ट क्वेश्चन आपको दिखता है वो है कल्चरल हेरिटेज का. राइट, कि कल्चरल हेरिटेज क्या होती है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट. ठीक है, तो आप इन शॉर्ट कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज में डिफरेंस भी अच्छे से आप एक बार याद कर लेना. शायद डिफरेंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं. इसके अलावा जो नेक्स्ट थिंग विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट आंसरिंग शॉर्ट. अब ये जो शॉर्ट है इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि आर्यंस क्या है, नेग्रिटोइड कौन से लोग थे, ये भी आर्यंस और द्रविडियंस की बात हो रही है यहाँ पे. नेग्रिटोइड भी काफ़ी बार पूछा जाता है. एंड विच कंट्रीज़ विच एनिमल आर इन शोन इन नेशनल करेंसीज. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से करिए. ठीक है, इन शॉर्ट आपको फ्रेमवर्क जैसा मैंने आपको बताया है वैसा ही रखना है आपको. हाँ, लेकिन अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन के थोड़ा सा जैसा आपको ठीक लगे आप मार्किंग को देखते हुए क्वेश्चंस में ऊपर नीचे चीज़ें कर सकते हैं. एमसीक्यूज़ कोशिश करना कि आप बना लो, 3 ही एमसीक्यूज़ हैं. इसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जो चीज़ें अच्छे से समझ लेनी है, जैसे आर्यन, अल्पाइन, डिनारिक के बारे में, मैंगलोइड्स पीपल कैसे थे, देन अदर ट्राइब्स क्या कौन कौन से थे. इसके अलावा जो मेजर ट्राइब्स जिनकी हम बात करते हैं, द्रविडियन, एस्ट्रोलॉयड, नेग्रिटॉइड. ठीक है, ये लोगों के बारे में एटलीस्ट आपको 3 to 4 पॉइंट्स सभी कम्युनिटी के बारे में अच्छे से आने चाहिए और आप निकालने चाहिए. राइट, इसके अलावा फेयर्स के बारे में आपको जो टेबल दी गई है पेज नंबर 4 पर,
इस टेबल को आप थोड़ा अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा कि कौन से फेयर्स कौन से मंथ में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कहाँ पर कौन सी जगह पर होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टास्क। इन द सेम वे टेम्पल्स की बात करते हैं हम लोग, तो कौन कौन से टेम्पल्स हैं। स्कोन इंस्क्रिप्शन, ये कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात जो हम बात कर रहे थे, राइट। इसके अलावा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये भी आपको देखनी होगी। इसमें 4 पार्ट्स आ जाते हैं, लैंडस्केप्स, रिवर्स, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। ठीक है बच्चों, तो कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें और कम से कम क्वेश्चंस आपको छोड़ने पड़े। ठीक है, ऑनेस्टली अपना पेपर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि जितना भी आप लिखें वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, ताकि आने वाले समय में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स आप फेस करने वाले हैं वो भी आप अच्छे से दे पाएँ। चैप्टर नंबर 2, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल फाइन आर्ट एंड स्कल्पचर्स। ये जो चैप्टर है इसमें आपने देखा होगा कि आर्ट ऑफ क्ले, डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में हमने बात की। ठीक है, तो हर स्टाइल्स के लिए एटलीस्ट आप 6 to 8 पॉइंट्स अपने दिमाग में रख के चलिए, चाहे वो आर्ट ऑफ क्ले हो, कब से शुरू हुई, कहाँ से वो अडेप्ट की गई। इन द सेम वे आर्ट ऑफ वीविंग, ठीक है, इसमें भी हमने देखा था कि हैंड वीविंग, पहले तो हैंड वीविंग होती थी, राइट। पहले तो इतना ज़्यादा वो भी नहीं था क्या कि मशीन्स नहीं थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं था, तो जनरली जो वीविंग होती थी वो हैंड से होती थी। तो कैसे हैंड वीविंग स्टार्ट हुई, ठीक है, व्हाट इज़ टका, एंड देन हाउ इट वाज बीइंग स्टार्टेड इन इंडिया। देन आप पाटन के बारे में लिख सकते हैं, पाटन की कहानी जैसे हमने पढ़ा है पाटन के बारे में, इट इज़ 850 ईयर्स ओल्ड स्टोरीज ऑफ पाटन, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, पढ़ा है हम लोगों ने इसके बारे में, एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, कहाँ से शुरू हुई, ऑल्दो हड़प्पा ने मोहनजोदारो से, बट कैसे कैसे कपड़ों पर आई है, कैसी सिमिलैरिटीज़ के साथ, कैसे फिर ये बांधनी साड़ियों पे देखी जाती है। सो यू हैव टू राइट जस्ट मिनिमम 6 to 8 sentences regarding this. In the same way of leather industries, which is one of the most prominent and which is one of the most oldest, हम कह सकते हैं, ठीक है, सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज़ में से एक है लेदर इंडस्ट्रीज़, जो कि डेड एनिमल्स के जो स्किन है उससे बनाई जाती है। मशक इसमें क्या होता है ये याद रखना बच्चों। एंड इसके साथ साथ मोजड़ी, जो आज के टाइम पे राजस्थान में बनाई जाती है, राइट। डायमंड एंड बीड वर्क, एनामल वर्क, इन तीनों में डिफरेंस समझ लेना। डायमंड मतलब क्या हुआ भाई, कीमती पत्थर, कीमती बीड मीन्स स्टोन, ठीक है। एनामल मीन्स क्या होता है, नक्काशी करना है, मीन्स डूइंग अ स्कारवेशन और वी कैन से दैट स्कल्पचर ऑन द स्टोन्स, ठीक है। चाहे कोहिनूर हीरे की बात हो या ग्रेट मुगल की बात हो, डायमंड हमेशा से इंडिया में एक वर्ल्ड में प्रोमिनेंट प्लेस इसके पास है। चाहे वो डायमंड हो, रूबी, बीट्स हो, एमरल्ड, टोपास, दिस ऑल आर कंसिडर्ड टू बी द वेरी प्रेशियस बीट्स। वाई प्रेशियस बीट्स? क्योंकि ये बहुत कीमती होते हैं, चमकते अच्छे हैं और आसानी से ही अपनी चमक खोते नहीं। That's why in the ancient time different types of kings, rulers, queens used to use such fragments in their crowns, in their clothings, right? इसके अलावा जरी वर्क जो है वो बच्चे आपको याद रखना है कि गोल्ड की साड़ी, हम जनरली गोल्ड की थ्रेड बनाकर उससे हम बनाते थे साड़ी। जनरली जरी वर्क जो है इंडिया में बहुत पहले से फेमस है। ये गोल्ड और सिल्वर दोनों तरीके से किया जाता है, ठीक है, नीटिंग, एम्ब्रॉयडरी से जुड़ा हुआ। देन मेटल वर्क, व्हाट इज़ मेटल वर्क, ये क्या होता है ये भी एक बार देख लेना, ठीक है। धातु कार्य, ठीक है, प्लास्टिक से आने से पहले कैसे मेटल को ही एक अच्छा सब्स्टिट्यूट समझा जाता था, सबसे बेस्ट ड्यूरेबल गुड्स यही था। इसके अलावा वुडन आर्ट, इनले एंड अकिक, ये तीनों भी हमने देखे थे कि कैसे वुडन आर्ट आज के ज़माने में देखते हैं हम लोग, ठीक है, लकड़ी से बने हुए कितना सारा सामान है। देन वी हैव सीन इनले वर्क, ठीक है, इनले वर्क में नक्काशी, हम नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, नोज रिंग, दामिनी, इन सब पे देखते थे। तो मिनिमम 4-3 पॉइंट्स इसमें भी आपको निकाल लेने हैं। एंड आफ्टर दैट अकीक वर्क में क्या होता है, ठीक है, अकीक वर्क में क्या होता है, इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ अ प्रेशियस स्टोन्स विच इज़ फाउंड ऑन द नियर वैलीज ऑफ रिवर्स, ठीक है। देन बिग स्मॉल साइज़ होते हैं। पेंटिंग्स कौन कौन सी हमें मिली है, चाहे वो पद्मपानी, अजंता हो, ठीक है। व्हाट आर दिस पेंटिंग्स, भीमबेटका से रिलेटेड भी लिख सकते हो। सो मिनिमम 6 to 8 पॉइंट्स आपको इसमें भी लिखने होंगे अगर पेंटिंग्स पर शॉर्ट नोट आता है तो। फाइन आर्ट्स की बात करते हैं तो म्यूज़िक में कौन कौन से राग हैं, श्री, मद, दीपक, हिंडोल, मेघ, भैरवी, ये आप याद रखेंगे।
संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत परिजात, ये तीनों किताबों का नाम याद रखना, ठीक है। इन किताबों में क्या है, जैसे कौन कौन सी साल में लिखी गई, ये भी आपको याद होना चाहिए। परिजात किसने लिखी, रत्नाकर किसने लिखी, मीन्स द राइटर्स ऑफ दिस बुक्स ऑल्सो यू हैव टू बी रिनाउंड। आफ्टर दैट आर्ट ऑफ डांसेस, चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे कुचिपुड़ी, कथकली, कथक या फिर मणिपुरी, ये सारे डांसेस में आपको एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स प्रिपेयर करने ही हैं, ठीक है, हर डांस पे। देन ड्रामेटिक आर्ट, देन भाई भवाई, देन फोक डांसेस ऑफ गुजरात जिसमें ट्राइबल डांस आ जाता है बच्चों, गरबा आ जाता है और रास आ जाता है, ठीक है। और अदर डांसेस में 5 आप लोगों को दिए गए हैं यहाँ पर, राइट, जिसमें मेनली 3 आपको याद रखने हैं, गोफकुथान, धमाल एंड मेरैयो डांस, पढ़ार डांस, काली एंड मे डांस, ये कुछ टाइप्स हैं डांसेस के गुजरात में। तो मिनिमम एटलीस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर में एक्सरसाइजेस भी काफ़ी इजी है, थोड़ा सा इफ़ेक्टिव आपको बैठना पड़ेगा, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा, तो आपको इजीली ये पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अभी हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अच्छे से देख लिया है, उम्मीद करता हूँ आपको पता पड़ गया होगा क्या क्या चीज़ें आपको इसमें अच्छे से समझनी है और याद रखनी। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 8, ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 8, आई होप सब लोग ने उस चैप्टर को अच्छे से देखा है, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8 वो सिविक्स से काफ़ी जुड़ा हुआ है, ठीक है, काफ़ी मेल खाता है सिविक्स से। अब हम देखेंगे कि कैसे चैप्टर नंबर 8 में आपको प्रिपरेशन करनी है और किन किन बातों का खासा ध्यान रखना है, स्पेशली एट द टाइम व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो टर्म्स में आप अपनी हैंड राइटिंग पर खासा फोकस करिएगा, मैं सभी को ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज़ ये बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। जी हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है, ईजीली है। यूजेस ऑफ रिसोर्सेज आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एज अ फूड, एज अ रिसोर्सेज, एज अ रॉ मटेरियल, एज अ एनर्जी, कौन कौन से उसके टाइप्स हैं वो आप एक बार देख लेना, ठीक है, चाहे इंडिविजुअल हो या फिर नेशनल हो या फिर ग्लोबल, ठीक है। टेबल भी मैंने बनवाई थी नोटबुक में, कोशिश करना कि ये टेबल ऐसी कैसी बना सको अगर एग्जाम्स में ओनरशिप के बेस पे पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फिर सेकेंडली ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, फिर हमने ये टेबल देखी थी, राइट, रेयर स्पीसीज, सॉलिटरी रिसोर्सेज। तो डिफरेंस समझ लेना, रेयर मीन्स जो लिमिटेड प्लेसेस पे है और सॉलिटरी मीन्स जो 1 या 2 जगहों पर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्लानिंग कैसे करनी है, राइट, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, लाइक जनरली आप लोगों को 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये 7 पॉइंट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल क्या है, डिनंडेशन ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, टाइप्स ऑफ सॉइल्स आपको 8 के 8 अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इन सारी 8 के 8 पॉइंट्स में आपको क्या एलुवियल, लेटराइट, जितनी भी सॉइल्स हैं वो सॉइल्स कैसे बनती हैं, कौन सी प्लेसेस में मिलती हैं, क्या कलर होता है, क्या एलिमेंट होता है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये मैप आप अच्छे से देख सकते हैं, शायद मैप पर अगर पूछ ही लिया गया तो भी आप अच्छे से आपको इसमें प्रेजेंट होना है, ठीक है। मैप देख लेना एक बार, कौन सी सॉइल कहाँ पर मिलती है एंड ऑल। इन द सेम वे ये सॉइल जितनी भी हैं अप टू द पेटी एंड मार्शी लैंड आपको अच्छे से देखनी है। इसमें 5 चीज़ें याद रखना बच्चों कि कहाँ पर मिलती है, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन सी क्रॉप ज़्यादा बोई जाती है, पानी की ज़रूरत कितनी है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ सॉइल इरोजन, कि सॉइल इरोजन क्या है, ठीक है, डेफिनेशन आपको लिखनी है। इरोजन ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय विंड, एयर और एनी अदर एक्शन, ठीक है। इसके अलावा सॉइल इरोजन कैसे होता है, इसके मेजर्स क्या हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। 5 मेजर्स हैं, 5 याद रखने हैं। इसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन क्या है, चाहे कैसे कंजर्व कर सकते हो ये आपको देखना है, ठीक है। इसमें आपको रेमेडीज़ दी हुई हैं टोटल 5 रेमेडीज़, कौन कौन सी ये भी आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज़, रूट जो है, ठीक है, उसको अच्छे से कवर करके रखना, ठीक है। फ्लड्स के टाइम पर डाइवर्ट करना रिवर्स को, और अनऑथराइज्ड पास्चर लैंड्स को पास्चराइजेशन को बंद करना। तो बच्चों ले देकर हम ये एक चीज़ कह सकते हैं कि जो ये चैप्टर है ये खासा मुश्किल आपको नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं और अच्छे से पढ़ाई की है तो भी आपको ये चैप्टर इजीली हो जाएगा, ठीक है। ICAR याद रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च।
फिर चैप्टर नंबर 9 जो कि आखिरी चैप्टर आपका होगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, जो हमारा रिसेंटली ख़त्म हुआ है। इस चैप्टर में थोड़ा सा रिवीजन ज़्यादा करना, क्योंकि ये चैप्टर आपका सबसे लास्ट में ख़त्म हुआ है, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है, तीनों तरह के फॉरेस्ट क्या एक दूसरे से डिफर करते हैं, ये याद रखना। दैन स्टेट, कम्युनल और प्राइवेट फॉरेस्ट, ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं और ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, ये पता करना है। डिफॉरेस्टेशन, होप सबको पता है, ठीक है, कटिंग डाउन द ट्रीज़। इम्पैक्ट क्या होता है डिफॉरेस्टेशन का, ये देखना है। रेमेडीज़, कैसे हम डिफॉरेस्टेशन को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, सॉरी। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रेमेडीज़ ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये एग्ज़ाम में तो पूछा जाएगा ही, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको सारे अगर नहीं हो पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको मिनिमम टू मिनिमम 9 पॉइंट्स हैं, तो 6 to 7 पॉइंट्स तो आपको याद रखने ही होंगे। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी क्या होती है, कैसे धीरे धीरे एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं जानवर, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा, ठीक है। आप इसमें स्पीसीज़ के बारे में लिख सकते हैं। इंडिया में जो 81,251 स्पीसीज़ हैं, 81251, इंडिया वर्ल्ड में 12th रैंक स्कोर करता है, ये भी आप लिख सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। रीज़न क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, चाहे वो ब्रिटिश टाइम से आप बात करें, ठीक है, तो ब्रिटिश टाइम से भारत में जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी कैन से कि एनिमल्स को मारा जा रहा था, चाहे वो हंटिंग हो, चाहे वो नेचुरल हैबिटेट्स ना मिलना हो, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं। रीजंस के बाद आप प्रिजर्व कैसे कर सकते हो वो भी आप लोगों को दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। मिनिमम आई थिंक 7 पॉइंट्स हैं, तो 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। कोई भी 5 पॉइंट्स अपने हिसाब से आपको चुन लेने हैं, बनाना है मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम की बात हो रही है, इससे कम रखेंगे तो आपका वेटेज और कम हो जाएगा। दैन लाइफ प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, टाइगर प्रोजेक्ट आपको याद रखना, कब स्टार्ट हुआ, कैसे शुरू हुआ, कौन से स्टेट में ये मेन था। इसके अलावा एलिफेंट प्रोजेक्ट, राइनो प्रोजेक्ट एंड देन क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट कब शुरू हुए, मेन मोटिव क्या था और कौन कौन से राज्य में शुरू हुआ। तो कोई इंपॉर्टेंट है तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। इन द सेम वे लास्ट 2 इज़ स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट एंड वल्चर प्रोजेक्ट, ये भी एंडेंजर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, यानी जो जानवर धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं उनके लिए था ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये 6 प्रोजेक्ट्स अच्छे से याद रखना, 6 के 6। इसमें 3 चीज़ें सबके बारे में होनी चाहिए। नंबर 1, प्रोजेक्ट किसके लिए था, कब शुरू हुआ और कौन से स्टेट में शुरू हुआ। किसके लिए था मतलब वल्चर प्रोजेक्ट वल्चर के लिए, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, स्नो प्रोजेक्ट स्नो के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए, सॉरी। इन द सेम वे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व, तीनों में डिफरेंस पता होने चाहिए आपको। सेंचुरीज़ क्या होती है, ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ है, दैन नेशनल पार्क क्या होते हैं, ठीक है, बायो रिजर्व्स क्या क्या होते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स में जा सकते हो, वहाँ से यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो बायो रिजर्व्स, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, व्हाट आर दे एंड हाउ इट विल बीइंग डिफर्ड फ्रॉम, रेफर माय लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 9, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ थिंग्स टू नो में भी कुछ एनिमल्स के नाम यहाँ हैं। इंडिया के अंदर टोटल कितने बायो प्रोटेक्शन जोन है, 18, 103 नेशनल पार्क और 531 सेंचुरीज़, ठीक है बच्चों। तो खैर ये चैप्टर भी आपके लिए ईजी ही रहेगा, ज़्यादा हार्ड आपको पड़ेगा नहीं अगर आप कोशिश करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो, ठीक है। फॉरेस्ट के टाइप्स क्या होते हैं हमने देखे, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, प्रोजेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कौन कौन से चलाए गए, क्रोकोडाइल, वल्चर, ये सारे। इसके अलावा ब्रीफ में बायो रिजर्व्स क्या होता है, टाइगर्स के इंडिया में स्पेशली गुजरात में क्या कंडीशन है, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन क्यों होता है, और वाइल्ड लाइफ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पर क्यों है, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है वो धीरे धीरे ख़त्म क्यों होती जा रही है, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 4th क्वेश्चन, सेकंड का 4th। ब्रीफ में सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क क्या है और नाल सरोवर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं और सेंचुरीज़ क्या होती है। सो आप एटलीस्ट इसमें इनकी डेफिनेशंस भी लिखते हैं तो भी आप मार्क्स के हकदार होंगे, ठीक है। बट कोशिश करिए कि थोड़े से आंसर को आप एक्सप्लेन करें, इट हैज़ टू बी इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सो द पर्सन हु इज़ चेकिंग द नोटबुक ही विल गिव यू द अप्रोप्रिएट मार्क्स ऑल्दो, ठीक है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको MCQs दिए गए हैं, ठीक है। MCQs के आंसर्स भी मैंने आपको वीडियोज़ में दिए थे, तो जिन्होंने नहीं मिले हैं वो लोग एक बार वीडियो देख लें। और कोई डाउट, कन्फ्यूजन या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, हम तुरंत ही आपके लिए वो डाउट क्लियरेंस वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो एग्ज़ाम्स अच्छे से दीजिए, अच्छे अपने आप को प्रिपेयर करिए और अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए, ठीक है। सो डू योर बेस्ट एंड डू योर एक्सट्रीमली बेस्ट इन द एग्जाम्स एंड स्कोर गुड मार्क्स. Till then, I'm your educator.
signing off today. Give me your permission. Take care of yourself and your family. ठीक है, जय हिंद एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. जय हिंद.